राधे राधे। हेलो एवरीवन। जो इस चैनल पे नए हैं या अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लेट्स स्टार्ट नाराज़ की और बेबी की धड़कन। कुछ घंटे बाद वन्या वहाँ पहुँच गई। उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिए कि वो पता करें कि यहाँ पर मंदिर के आसपास कोई जगह है या घर है। पर घंटों की कोशिशों के बाद भी वन्या को ना में जवाब मिला। अब तो वन्या को भी लगने लगा कि वो उसका इल्यूजन ही होगा। पर तभी वन्या ने ध्यान से एक तरफ देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख पा रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उस तरफ इशारा किया। उसे लगा नहीं था कि उसने घने घने पेड़ों के पीछे एक कॉटेज होगा जो कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखता था। ये दिखने में किसी जंगल के बीचों बीच बने हॉरर हाउस की तरह लग रहा था। एक बॉडीगार्ड वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैडम हमें जंगल संभल कर चलना चाहिए, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते वरना सर हमारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगी। फिर बॉडीगार्ड ने बड़ी सफाई से उस कॉटेज के आसपास का मुआयना किया और वन्या से कहा, मैडम इस कॉटेज को देखने पर लगता नहीं है कि कोई यहाँ सालों से रहा होगा। वन्या को भी इस बॉडीगार्ड की बात ठीक लगने लगी क्योंकि उसे कंडीशन में ये कॉटेज था। उसे देखकर तो यही लग रहा था। पर वन्या का दिल नहीं माना। वह कॉटेज के आसपास जाकर उसे गौर से देखने लगी। वो बॉडीगार्ड के कहने पर एक पोजीशन पर खड़ी रही जहाँ से वह तो कॉटेज को अच्छी तरह देख सकती थी पर कोई उसे वहाँ से नहीं देख सकता था। वन्या ने काफ़ी देर तक कॉटेज को देखने की कोशिश की। वह कॉटेज के अंदर जाकर भी देखना चाहती थी पर बॉडीगार्ड्स ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी लेडी बॉस प्रेग्नेंट है और उनके बॉस को भी नहीं पता कि वो इस हालत में यहाँ आई हैं। जब उनके बॉस ने इस बारे में पता चलता तो उन्हें उन पर बहुत गुस्सा आता, इसलिए उन्होंने वन्या को अंदर जाने से मना कर दिया। ये कॉटेज था भी अजीब किस्म का क्योंकि कॉटेज के अंदर जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। वन्या को निराश होने लगी। वह वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे कॉटेज की ग्लास विंडो पर कुछ दिखा। वह सामने का नज़ारा देखती रह गई। उसे एक बार फिर यहाँ पे जीविका लिखा लेकिन जीविका नहीं, या युविका युविका का झलक दिखाई दे रही थी। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया पर उन सब ने जैसे ही उस तरफ देखा वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। एक बॉडीगार्ड ने वन्या की तरफ देखते हुए कहा, मैडम हम सब ने देख लिया है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ हो। वन्या मन ही मन बोली, नहीं मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। इस जगह पर युविका का 2 बार दिखना महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि युविका यहीं कहीं है। मुझे यक्षित से बात करनी पड़ेगी। फिर वो कार में बैठ जाती है और उनकी कार मुंबई की तरफ जाने लगी। यक्षित आज वन्या को सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर आ गया। आते वक्त उसने वेद को भी स्कूल से पिक कर लिया था। वेद अपने डैडी को स्कूल की बातें बताते बताते कार में ही सो गया था, इसलिए यक्षित उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में सुला देता है। उसका स्कूल बैग वहीं साइड से रख देता है। फिर वह अपने कमरे में आता है पर वन्या उसे कहीं नजर नहीं आती। ये देखकर वह वन्या को कॉल करता है पर उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बताता है। ये देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो जाती हैं क्योंकि उसने वन्या से कहा था कि वह घर पर ही रह करे। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे यह फिर फैमिली में से किसी भी मेंबर को बता सकती है। थोड़ी देर बाद जब वन्या अपने रूम में आती है तो देखती है कि यक्षित कमरे में टहल रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द थे, इसलिए वन्या को थोड़ी घबराहट भी होने लगी। वन्या को वहीं दरवाजे के पास खड़ा देख यक्षित अपनी कोल्ड वॉइस टोन में बोला, कमरे के अंदर भी आओगी या आज वहीं खड़े रहने का इरादा है। वन्या अपने छोटे छोटे कदमों से कमरे में आ गई। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, बताओ कहाँ गई थी। वन्या समझ गई कि अगर वह यक्षित से ये कहती है कि दोबारा मंदिर गई थी तो वह उस पर बहुत गुस्सा होगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि युविका को ढूंढने गई थी। पर यक्षित को झूठ भी तो नहीं बोला सकती थी। वन्या को यूं चुप देखकर यक्षित उसके कंधे पर पकड़ते हुए बोला, बताओ वाइफी कहाँ गई थी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए हिम्मत करके बता देती है कि वो कहाँ गई थी। ये सुनकर यक्षित को आँख गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपनी आँख बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, लगता है तुम्हें उन बॉडीगार्ड्स की जान प्यारी नहीं है। उन्होंने गलती की है तो उनकी सज़ा तो उन्हें मिलकर रहेगी। ये बोलकर वह वहाँ से जाने को हुआ तो वन्या ने यक्षित का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लिया और बोली, ऐसा कुछ नहीं करेंगे समझे आप। वो मेरे कहने पर वहाँ गए थे, इसलिए जो भी सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए।
उन्हें नहीं। यक्षित की निगाह अपने आप वन्या की तरफ चली गई। वह उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, तुमसे तो बात ही करना बेकार है वाइफी। कितनी बार का है बाहर मत जाया करो, मत जाया करो। पर नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ होती है। अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जा अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो। वन्या भी यक्षित की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, यक्षित आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं जब कह रही हूँ मैंने युविका को देखा है तो देखा है। यक्षित भी वन्या के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हाई पिच पे बोला, और मैंने भी तुमसे कई बार कहा है कि युविका साल पहले मर चुकी है। तुम बार बार मेरे जख्मों पर नमक डालने का काम क्यों कर रही हो। यक्षित ने ये लगभग चिल्लाते हुए ही कहा था। आज पहली बार यक्षित ने वन्या को इस टोन में बात की थी। यक्षित को खुद पर इस तरह से चिल्लाते देख वन्या की आंखों से आंसू आ गए। उसने यक्षित का हाथ खुद पर से हटाया और वहाँ से तुरंत निकल गई। यक्षित को जब तक होश आता वन्या वहाँ से जा चुकी थी। यक्षित वन्या को रोकता रह गया, भाई भी सुनो तो, मेरी बात सुनो। पर तब तक वन्या जा चुकी थी। यक्षित को बुरा लग रहा था कि वो वन्या को चिल्ला कैसे सकता है। वह वॉशरूम की तरफ गया, शॉवर लेकर फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। वन्या रोते हुए सीधे वेद के कमरे में आ गई। उसने देखा कि उसका बेबी सो रहा है। वह वहीं वेद के बगल में सो गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। वेद भी कसमसाते हुए अपनी मम्मा के सीने से छिप गया। यक्षित ने जाकर उन बॉडीगार्ड से कुछ बातें की जो आज वन्या के साथ जंगल की तरफ गए थे। यक्षित वन्या को ढूंढने हुए वेद के कमरे में आ गया। उसे पता था कि वन्या वहीं आई होगी। वह कमरे के अंदर गया तो यक्षित ने देखा कि दोनों माँ बेटे एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई, पर वन्या का चेहरा देखकर जल्द ही चली भी गई। उसके गालों पर रोने की वजह से आंसुओं की लकीरें पड़ गई थीं, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह कितनी रोई है। ये देखकर यक्षित के दिल में दर्द होने लगा। उसने वन्या की बालों पर हाथ फेरते हुए नीचे झुककर उसे माथे पर चूमते बोला, आई एम सॉरी बाइबी। थोड़ी देर बाद वन्या की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले यक्षित का चेहरा नजर आया। उसे देखकर उसे थोड़ी देर पहले उसका चिल्लाना याद आया। ये याद आते ही उसने यक्षित से मुंह फेर लिया और वहाँ से जाने लगी, पर यक्षित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। वन्या ने उसकी तरफ देख भी नहीं और यक्षित का हाथ झटकते हुए अपने कमरे में जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। यक्षित भी रूम से आ चुका था। ये देखकर वन्या उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा ही रही थी कि यक्षित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और बेड पर बिठा दिया। वह वन्या के गालों पर अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। वन्या ने यक्षित का हाथ हटाते हुए इसकी तरफ देखे बिना ही बोली, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वह बेड से उठकर जाने लगी तो यक्षित ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वन्या सीधे यक्षित की गोद में गिरी। खुद को संभालने के लिए उसने अपने दोनों हाथ यक्षित के सीने पर रख दिए, पर वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित वन्या के गालों पर अपने दोनों हाथों में भरकर उसके चेहरे पे अपनी तरफ करते हुए बोला, आई एम सॉरी बाइपी, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा जो अपनी गिल्ट भरी निगाहों से उसे ही देख रही थी। यक्षित वन्या के गालों को सहलाते हुए बोला, अब हमारे बीच उस बात को लेकर कभी बहस नहीं होगी। ये सुनकर वन्या मन ही मन बोली, यक्षित आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों जिद पर अड़े हुए हैं आप। ये बोलकर उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा गिरकर उसके गालों पर लुढ़क गया। यक्षित वन्या के आंसू को पोंछते बोला, वाइपी तुम ठीक हो। वन्या ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में पलकें झपका दी। यक्षित ने उसके लिए डिनर मंगवाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वन्या ने भी आनाकानी नहीं की और चुपचाप डिनर करने लगी। वक्त कुछ इसी तरह से बीतने लगा और देखते ही देखते 2 महीने यूं ही बीत गए। इन 2 महीनों में वन्या ने मेंशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, पर यक्षित अब उसकी पल पल की खबर रखने लगा था, इसलिए वन्या चाह कर भी बाहर निकल नहीं पाई। आज वन्या की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने हो चुके थे। अब उसका बेबी बम्प बहुत हल्का हल्का नजर आने लगा था, पर अभी ना के बराबर ही नजर आ रहा था। आज यक्षित और वन्या बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वे आज अपने बेबी की धड़कनें सुनने वाली थी। यक्षित ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पहले से ही ले रखी थी। यक्षित, वन्या और वेद तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वेद यक्षित की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोला, डैडी क्या आदम बेबी प्रिंचुच्चे मिलने जा रही हैं। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते बोला,
हम आपकी बेबी प्रिंसेस से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वे हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर के कैबिन में जाने के बाद डॉक्टर ने वन्या के कुछ टेस्ट किए, फिर उसे एक बेड पर लेटाने को कहा। यक्षित और वेद दोनों वहीं वन्या के पास ही बैठे थे। यक्षित ने वन्या का हाथ पकड़ रखा था। वन्या भी थोड़ी नर्वस भी फील हो रही थी। छोटा वेद अपनी मम्मी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, दलो पर मम्मा, आपका बेटांश ये पल है। वेद की प्यारी तोतली तोतली बातें सुनकर डॉक्टर के फेस पर भी स्माइल आ गई। वह यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, आपका बेटा बहुत प्यारा है। ये बोलकर वह वेद के गुलाबी गालों को आहिस्ता से पिंच कर लेती है। ये देखकर यक्षित और वन्या के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। डॉक्टर वन्या के पेट पर एक लोशन लगाती है, फिर एक मशीन से उसके पेट पर फिराने लगी और डॉक्टर ने उन्हें ऑलरेडी स्क्रीन पर देखने के लिए कहा, पर तीनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेद अपने डैडी के हाथों से जोर जोर से हिलाते बोला, दादू दादी, मुझे बेबी प्रिंसेस नजर नहीं आ रही। यक्षित ने वेद को शांत किया और सामने की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने ऑलरेडी स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया और एक डॉट को दिखाते हुए बोले, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, ये आपका बेबी है। LID स्क्रीन देखकर तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी, बेबी प्रिंसेस तो बहुत ज़्यादा छोटी है। क्या मेरी तरह उसका छिल नहीं है और हाथ पैर भी? वेद ने यह अपने हाथों को दिखाते हुए कहा। वेद की मासूम बातें सुनकर डॉक्टर उसके पास सिर पर से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अभी आपकी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस बहुत छोटा है ना। आप भी जब मम्मा की टमी में थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए। आपका भाई या बहन भी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा होगा। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, इसलिए डॉट के फॉर्म में नज़र आ रहा है। धीरे धीरे आपका बेबी ग्रो होगा, फिर वो 9 महीने तक एक पूरा बच्चा बन जाएगा, पर अभी आप अपने बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। यक्षित, वन्या और वेद बेबी की धड़कन सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। डॉक्टर ने वन्या के पेट पर स्टेथोस्कोप लगाया और यक्षित के कानों में लगा दिया। अपने बच्चे की धड़कन को महसूस करके यक्षित की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून आ गया। यक्षित को यूं खुद में खोया देख वन्या उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, मुझे भी अपने बच्चे की धड़कन सुननी है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप का एक सिरा वन्या के कानों में डाल दिया। अपने बच्चे की धड़कन महसूस करके वन्या की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे को महसूस किया। अब वेद की बारी थी अपने बेबी प्रिंसेस को धड़कनें सुनने की। डॉक्टर ने उसके छोटे छोटे कानों में स्टेथोस्कोप का एक सिरा डाल दिया। जैसे ही वेद को बेबी की धड़कनें सुनाई देने लगी, वह खुशी के मारे ताली बजाने लगा। ये देखकर यक्षित, वन्या और डॉक्टर तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। डॉक्टर ने यक्षित के कहने पर साउंड को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वे बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बच्चों की धड़कन सुना सकें। इस सब के बाद यक्षित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, बेबी और मम्मा दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। आप मिसेस सिंघानिया का पूरा ख्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। सो टू बी कंटिन्यूड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज़ एपिसोड 169, त्रिशा की खतरनाक इरादे। डॉक्टर ने यक्षित के कहने पर उस साउंड की रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वे बाकी के मेंबर्स को भी बच्चे की धड़कन सुना सके। इन सब के बाद यक्षित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, बेबी और मम्मा दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। आप मिसेस सिंघानिया का पूरा ख्याल रखिए। आगे चेकअप के बाद हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर वेद ने मासूमियत से सबको ये बताया कि वे अपनी बेबी प्रिंसेस से मिलकर आया है और उसने उसकी हार्ट बीट भी सुनी है। सारे फैमिली मेम्बर्स ने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। सबको एक अलग सा सुकून और एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। अनिल जी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, भगवान ने इस घर में एक नन्ही सा राजकुमार तो पहले दे दिया है, इसलिए अब बाकी एक नन्ही सी राजकुमारी की है। इस बार मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस का दादा बनना चाहता हूँ। अनिल जी की बातें सुनकर वन्या के गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। वहीं युवान भी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर
उनकी तरफ देखते बोला, हाँ भाभी, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का चाचू बनना चाहता हूँ। जीविका ने भी एक छोटी सी प्रिंसेस की मांग की और सभी यही चाहते थे कि इस बार उनकी नन्ही राजकुमारी आए। कहीं ना कहीं वन्या भी इस बार एक क्यूट सी बेटी का जन्म देना चाहती थी, क्योंकि भगवान ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा तो पहले ही दे दिया था। थोड़ी देर बाद वन्या अपने बेड पर लेटी हुई कुछ सोचने में लगी थी। तभी यक्षित कपड़े चेंज करके वन्या के पास आ गया। वह वन्या के बगल में बैठकर उसके कंधे पर एक हाथ रख देता है, जिससे वन्या होश में आती है। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? वन्या नाम सिर हिलाते बोली, कुछ भी तो नहीं। फिर यक्षित की तरफ देखते बोली, यक्षित, आपको क्या लगता है इस बार हमारी बेबी प्रिंसेस आएगी या बेबी प्रिंस? वन्या की इस बात पर यक्षित वन्या के पेट को सहलाते हुए बोला, वाइफी, सच कहूँ तो मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस का डैडी बनना चाहता हूँ, क्योंकि बेबी प्रिंस तो भगवान ने हमें पहले ही दे दिया है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं भी एक क्यूट सी प्रिंसेस की मम्मा बनना चाहती हूँ। यक्षित, आपको क्या लगता है हमारी प्रिंसेस किस पर जाएगी? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस पर जाएगी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स वो अपने डैडी पर जाएगी। ये सुनकर यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस पर जाएगी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स अपने डैडी पर जाएगी। ये सुनकर यक्षित वन्या को घूर कर देखने लगी। ये देख यक्षित उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, वाइफी, अब वेद तुम पर गया है तो कम से कम एक बच्चे को तो उसके डैडी पर भी जाने दो। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई, पर उसने यक्षित के देखने से पहले ही उसे छिपा लिया। वन्या का नाराज चेहरा देख यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके चेहरे पर किसी की बरसात करना शुरू कर देता है, किसेस की। थोड़ी देर में वह वन्या के चेहरे को किस करके गीला कर देता है। वन्या यक्षित की इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और अपने चेहरे को साफ करने लगती है। फिर वह यक्षित की तरफ देखते बोली, यक्षित, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप हमारी प्रिंसेस को अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ देंगे? वन्या की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करने लगा और बोला, वाइफी, डैडीज तो होते ही अपनी प्रिंसेस को बिगाड़ने के लिए, तुम रहोगी ना अपनी बेटी को सुधारने के लिए? यक्षित की बातें सुनकर वन्या उसकी तरफ घूमने लगती है। फिर दोनों हंसने लगे। यक्षित वन्या के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी, बस अब इंसान नहीं होता अपनी छोटी सी जान को अपने गोद में लेने के लिए। अब बस कुछ ही महीने का इंतज़ार रह गया है। और यक्षित वन्या के पेट की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा जल्दी आना, मम्मा और डैडी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वह वन्या के पेट पर किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह खिलखिलाकर हंसते हुए यक्षित को रोकते बोली, यक्षित, क्या कर रहे हैं आप? यक्षित वन्या के खिले चेहरे की तरफ देखते बोला, अपनी बेटी की छोटी सी जान को प्यार कर रहा हूँ वाइफी। तभी वेद भी फुदकते हुए अपने मम्मा और डैडी के पास आ गया। वह बेड पर चढ़कर दोनों के बीच घुस गया। यह देखकर यक्षित और वन्या दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। यक्षित वेद के बालों को प्यार से हाथ फेरते बोला, बेटा, आप चाचू के साथ खेल कर आ गए? वेद अपने डैडी की तरफ देखते बोला, यस डैडी, बेटांश को अब स्टोरी चुननी है। यक्षित स्माइल करते हुए एक स्टोरी बुक लेता और वेद की तरफ देखते हुए बोला, तो आज हम मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनेंगे। इससे पहले कि यक्षित स्टोरी शुरू करता वेद उसे रोकते बोला, ये वाली तो मम्मा ने चुना दी है। फिर यक्षित नेक्स्ट पर आता है। एक प्रिंसेस थी। वेद अपने डैडी को रोकते बोला, डैडी, ये भी मम्मा ने चुना दी है। वेद की बातें सुनकर यक्षित वन्या को घूर कर देखता है और यक्षित को अपनी तरफ यूँ देखता देख वन्या की हंसी छूट जाती है। वह स्टोरी बुक यक्षित को से लेते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं वेद को स्टोरी सुना देती हूँ। यक्षित वन्या के हाथों से स्टोरी बुक लेते हुए बोली, वाइफी, तुम रहने दो, मैं सुना रहा हूँ ना, तुम थक गई होगी, रेस्ट कर लो। फिर यक्षित एक स्टोरी शुरू करता है और वेद को सुनाने लगा। वेद अपने दोनों हाथों से अपने छोटे छोटे गालों पर रखकर बड़े ध्यान से स्टोरी सुन रहा था। वहीं वन्या भी लेटे लेटे यक्षित की तरफ देख रही थी, जैसे ही वह स्टोरी सुन रही हो।
थोड़ी देर बाद वन्या की पलकें भारी होनी शुरू हो गई। वह यक्षित ने जब स्टोरी खत्म की तो उसने देखा कि उसकी बेबी उसके डैडी की गोद में ही सो चुका है और यक्षित की निगाहें वन्या पर गई तो वो भी सुकून से सो रही थी। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने वेद को ठीक से सुलाया, फिर वेद के माथे पर चूमकर वन्या के माथे को भी चूम लेता है। फिर नीचे की तरफ झुककर वन्या के पेट पर चूमते बोला, गुड नाइट बच्चा। फिर वह भी बेड पर लेट जाता है और तीनों ही ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉटेज में एक कमरे में एक औरत बैठी हुई थी और उसके चेहरे पे एक शैतानी चमक थी। मैं अपनी बगल में बैठी एक लड़की से बात कर रही थी। ये औरत कोई नहीं त्रिशा थी, जो वो लड़की अवनी थी। त्रिशा अभी अभी जो बताया उसे सुनकर अपनी सदमे में आ चुकी थी। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से त्रिशा को तरफ देखते हुए बोली, आंटी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यक्षित की बहन युविका को आपने कैद करके रखा है, वो भी पिछले कई सालों से। सारी दुनिया को तो यही लगता है कि यक्षित की मॉम और बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद यक्षित को भी यह पता नहीं होगा कि उसकी बहन जिंदा है। त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए डेविल स्माइल करके बोली, इतना पावरफुल बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा जब उसे इतने सालों से ये भी पता नहीं चला कि उसकी बहन अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अपनी त्रिशा जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, आंटी आपको डर नहीं लगता कल को अगर यक्षित को ये पता चल गया उसकी मॉम और बहन के मर्डर के पीछे आपका हाथ है और उसकी बहन को आपने सालों से कैद करके रखा हुआ है, फिर वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। अवनी की बातें सुनकर त्रिशा जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, स्वीट हार्ट मैं त्रिशा राय सिंघानिया हूँ, कोई बच्ची या कच्ची खिलाड़ी नहीं जो इतनी आसानी से पकड़ी जाओ। तुम फिक्र मत करो, यक्षित सालों से अपनी मॉम और बहन को ढूंढ रहा है पर अब तक कामयाब नहीं हुआ। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते हुए बोली, पर आंटी जैसी आपने कहा था वन्या को अब शक हो चुका है कि युविका जिंदा है और इस कॉटेज के आसपास ही है। आपको ये डर नहीं है क्या कि अब वह पूरी सिंघानिया फैमिली को ये बता देगी, आपका पर्दाफाश हो जाएगा। अवनी की बातें सुनकर त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लिए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि वन्या यहाँ जरूर आए ताकि युविका के साथ साथ वह वन्या को भी खत्म कर दूँ, ताकि यक्षित और उसके परिवार की आने वाली खुशियाँ भी वन्या के साथ साथ चली जाए। त्रिशा जी की खतरनाक इरादे सुनकर अवनी का गला सूखने लगा, क्योंकि वह यक्षित और वन्या से बदला तो लेना चाहती थी पर वो इतनी भी शातिर नहीं थी कि किसी की जान लेने के बारे में सोचे। वैसे भी त्रिशा जी का सच जानकर तो उसके ही हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि उसे अभी नहीं लगा कि यक्षित की मॉम और बहन का मर्डर त्रिशा जी हो सकती है। मर्डरर अवनी आंटी, मुझे तो अब डर लगने लगा है। अगर यक्षित को गलती से भी इन सब का भनक लग गई तो वो हमारी जान ही ले लेगा। त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोली, पता चलेगा तब ना, हम दोनों को इतनी सफाई से मारेंगे कि यक्षित चाह कर भी पता नहीं लगा पाएगा। अपनी त्रिशा जी के प्लान सुनकर बहुत डर गई थी, पर अब आगे कदम बढ़ा ही लिया है तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकती थी। अवनी के वहाँ से जाने से पहले त्रिशा जी उसे वार्न करते बोली, खबरदार जो ये न्यूज़ हम दोनों के अलावा किसी तीसरे तक गई तो, वरना युविका वन्या के साथ साथ लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। अवनी त्रिशा जी की तरफ देखते बोली, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं अपने तक ही रखूँगी। अब मैं जाऊँ? त्रिशा जी ने हाँ में सिर हिलाया और अवनी वहाँ से दफा हो गई। उसके जाने के बाद त्रिशा जी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक ले बोली, यक्षित कभी कभी ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। तुम इतने अभागे हो कि तुम्हारे रहते ही तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन दर्द से तड़प रही है, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारी प्यारी सी बीवी ने भी तुम्हें बताने की कोशिश की, पर फिर भी तुमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब तुम्हारी इस इनोसेंट का फ़ायदा उठाना तो बनता है ना, इग्नोरेंस का। बहुत खुश हो ना तुम और तुम्हारा परिवार उस लड़की के साथ। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उसे तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत दूर कर दूंगी। तुम्हारी बहन तो उस दिन बच गई थी, पर अब बच नहीं पाएगी। तुम्हारी बहन और बीवी दोनों को मैं वहीं पहुंचा दूंगी जहां तुम्हारी माँ को पहुंचाया था। ये बोलकर वह एक शैतानी हंसी हंसने लगी।
सिंघानिया मैंशन, यक्षित का रूम। वन्या नींद में पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना सपना देख रही हो। उसने डर के मारे झट से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। उसने देखा कि उसका बेबी और यक्षित दोनों सुकून से सो रहे हैं। वन्या को थोड़ी राहत मिली। वन्या ने अभी अभी सपने में फिर से युविका की झलक देखी थी, जहाँ वह उससे मदद मांग रही थी और ये कह रही थी कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वह उन सब के एक बार फिर बहुत दूर चली जाएगी। इन सब को याद करके वन्या की आंखों में आंसू बहकर उसे गालों पर आ जाते हैं। वह सो रही यक्षित की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, यक्षित, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि युविका को हमारी मदद की ज़रूरत है। वन्या इस वक्त बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपने आंसू पीछे और खुद को बोली, कोई बात नहीं, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं खुद जाऊंगी और युविका को बचा कर लाऊंगी। ये बोलकर वह एक गहरी सांस लेती है और बेड पर लेट जाती है, पर वन्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी। सो टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है, त्रिशा अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या युविका को बचा पाएगी? कैसे होगा यक्षित और बाकी फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रिंसेस युविका जिंदा है? आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, यही हमारी क्या है मालूम है ना? तो राधे राधे।